निश्चित रूप से ड्रग अब्यूज एक गंभीर और जटिल साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। परंतु इससे पहले कि मैं मुख्य विषय वस्तु पर बोलूं, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जिससे इसकी गंभीरता का अंदाजा पूरे सदन को लग जाएगा। सभापति महोदय, एक विश्व विजेता राजा अपने काफिले के साथ बाजार से होकर गुजर रहा था। काफिले के आगे आगे एक सन्यासी चल रहा था। राजा ने उस सन्यासी को रास्ता देने के लिए कहा। सन्यासी पूरी स्थिरतापूर्वक बिना कुछ कहे हाथों से इशारा उसने किया कि बगल के रास्ते से चले जाओ। राजा को बहुत नागवार गुजरा और वो अपने घोड़े से उतर करके तलवार निकाल करके उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं एक सन्यासी हूं। तुमने रास्ता क्यों नहीं दिया? तो उसने कहा कि तुम विश्व विजेता हो, मैं उससे बड़ा विजेता हूं। मैंने अपने मन पर विजय पाई है, तुमने केवल दुनिया पर विजय पाई है। सभापति महोदय, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ने मन पर विजय प्राप्त करने की बातें बताई और आज ड्रग एब्यूज के चलते सबसे ज़्यादा प्रहार मन पर पड़ रहा है। और यदि कोई व्यक्ति ड्रग के गिरफ्त में आ जाता है तो उसकी मानसिक दशा क्या होती है, उसकी मन स्थिति क्या होती है और उसके मन में जो विकार पैदा होता है, शरीर का जो क्षरण होता है और जो बौद्धिक क्षमता का ह्रास होता है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से क्षति होती है, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और वो अपनी क्षमता खोने के चलते अपनी क्षमता के अनुसार न अपने को, न अपने परिवार को, न अपने समाज और राज्य और देश को उसके उत्थान में योगदान दे सकता है। सभापति महोदय, ड्रग्स ट्रैफिकिंग की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रही है क्योंकि इसका जुड़ाव संगठित अपराध, मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ गया है। आज दुनिया के 100 से ज़्यादा देश इस समस्या से ग्रसित हैं। भारत भी अछूता नहीं है। भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या के बहुत सारे बाह्य और आंतरिक कारण हैं। बाह्य कारणों में से इसका ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होना है, जिसे हम गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरी ओर म्यांमार, लाओस और थाईलैंड जैसे देश, जिनको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, से इसकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा है। परिणाम स्वरूप हमारा देश एक ट्रांजिट पॉइंट के साथ साथ डेस्टिनेशन भी हो गया है और इसके साथ साथ भारत की एक बहुत बड़ी समुद्री सीमा है जो अवैध घुसपैठ की संभावनाओं से युक्त है। भारत एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल हब है जहां पर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस का डाइवर्जन होने के चलते प्रिस्क्राइब ड्रग्स का दुरुपयोग भी बढ़ रहा है। हमारे देश में नशीले पदार्थों की तस्करी साउथ वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से हो रहा है। सभापति जी, हमारे देश के कुछ भागों में, कुछ राज्यों में अफीम की भी खेती होती है और भांग की भी खेती होती है, जिसका प्रयोग हेरोइन जैसे पदार्थों के उत्पादन में होता है। ड्रग ट्रैफिकिंग वर्तमान में इंटरनेट के जरिए और डार्क नेट के जरिए क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के माध्यम से हो रहा है।
ऐसा भी देखा गया है कि तस्करी के व्यापार में और उसके को बढ़ावा देने में विदेशी नागरिकों का भी हाथ है। तस्करी आजकल पार्सल के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से की जा रही है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक चैलेंज बनते जा रहा है। जलमार्ग के जरिए हेरोइन, एटीएस और ड्रग्स ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत आ रहे हैं और यहाँ से श्रीलंका और मालदीव को जा रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद और लॉकडाउन की स्थिति में नए साइको एक्टिव सब्सटेंसेस का इवोल्यूशन हुआ है, जो एक और गंभीर मुद्दे को इस मुद्दे के साथ जोड़ता है। हाल में ये देखा गया है कि मैरीटाइम ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स में वृद्धि हुई है और अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के रास्ते अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से भी ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट जो है ऑपरेट कर रहा है। मैं कितने केसेस हैं, कितने लोग गिरफ्तार किए गए वगैरह वगैरह मैं नहीं जाना चाहता हूं, अन्यथा सदन का समय जाया होगा। लेकिन अभी तक जो बातें नहीं कही गई हैं, जो सरकार ने एफर्ट किया है, जो सरकार की नीतियां हैं ये ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए, उन बातों को, उन नीतियों को मैं उजागर करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मोदी सरकार पूर्ण रूपेण ड्रग ट्रैफिकिंग पर नियंत्रण पाने के लिए कमिटेड है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, किसी के भी दिल में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हमारी सरकार ने द्विआयामी नीति बनाई है और ये क्यों होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। ड्रग ट्रैफिकिंग के पीछे दो ही बिंदु हैं, एक तो मांग और दूसरी आपूर्ति। मांग बढ़ती है तो आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश होती है, लेकिन हमको इन दोनों चीजों पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है। मांग को भी कम करने की आवश्यकता है और आपूर्ति को भी कम करने की आवश्यकता है, और इन्हीं दोनों बिंदुओं को ध्यान में रख करके सरकार ने नीति बनाई है। अब समाप्त कीजिए। ये आपूर्ति का जहां तक प्रश्न है, ये आपूर्ति कम करने की जिम्मेवारी या जवाबदेही गृह मंत्रालय की है और गृह मंत्रालय इसको बखूबी निभा रहा है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ही जो नीतियां हैं और जो प्रोविजंस हैं उसको एक्सिक्यूट करने का कार्य करता है, साथ ही साथ समन्वय का कार्य करता है दूसरे एजेंसीज के साथ, चाहे वो राज्य सरकार की एजेंसी हो, चाहे भारत सरकार की एजेंसी हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे कोस्टल गार्ड हो, चाहे वो डीआरआई हो, चाहे वो सीबीआई हो, सबके साथ कोऑर्डिनेशन का कार्य एनसीबी के द्वारा किया जाता है। और इसको के साथ साथ आपूर्ति को कम करने के लिए एक एनकॉर्ड की व्यवस्था की गई है, स्थापना की गई है। ये इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी, लेकिन वर्ष 2019 में इसमें स्ट्रक्चरल चेंज लाया गया और स्ट्रक्चरल चेंज के अंतर्गत जो एपेक्स कमेटी बनी उसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव के द्वारा की जाती है। कार्य समिति जो बनी उसकी अध्यक्षता स्पेशल सेक्रेटरी के द्वारा की जाती है और राज्य स्तरीय जो कमेटी बनी है उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव और इसी प्रकार से जिला समिति जो बनी है उसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करते हैं। मैं 2-4 मिनट में ही अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, जल्दी
कह करके। लेकिन मैं ये दर्शाना चाहता हूं कि किस प्रकार से भारत सरकार और खास करके गृह मंत्रालय इस संवेदनशील मुद्दे के पर गंभीर है। वहाँ से बहुत बड़े बड़े जब्ती में बहुत तरह के एलिगेशन लगने लगते हैं कि जो जब्त करने वाले लोग हैं, जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, जो और कनीय पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जब्ती में हेराफेरी की जाती है और बड़े बड़े केसों का अनुसंधान ठीक से नहीं होता है। इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जेसीसी का गठन किया है, संयुक्त समन्वय समिति, जो बड़े बड़े केसों के अनुसंधान पर नजदीकी नज़र रखता है और ये भी सुनिश्चित करता है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो। इसी तरह से राज्यों के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों का वर्णन कर रहा हूँ। वो मादक पदार्थ रोधी कार्य दल, जिसको NTF कहते हैं, उसका गठन किया गया है। डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी की चर्चा बहुत सारे सदस्यों ने की है, तो एक विशेष कार्य दल का इसके लिए गठन किया गया है जो आसूचना ब्यूरो की निगरानी में कार्य करता है। तो हम इस समस्या से अवगत हैं और किस प्रकार से ड्रग ट्रैफिकर्स के द्वारा डार्क नेट और के माध्यम से और क्रिप्टो करेंसी का यूज करके ये ड्रग ट्रैफिकिंग की जाती है। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए पहले से ही ये कदम भारत सरकार ने उठाया है। सीमा पार से तस्करी को रोकने के लिए और साथ साथ राज्य सरकारों की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनका हाथ मजबूत करने के लिए भी बहुत सारे उपाय किए गए हैं और उन सारे उपायों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। लेकिन आयात निर्यात के स्थानों पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जहाँ से आयात होता है, जहाँ से निर्यात होता है, उन स्थानों पर भी नज़दीकी निगरानी रखी जा रही है ताकि न हमारे देश में इस तरह के ड्रग्स आएँ और न यहाँ से कोई ड्रग्स को भेज सके। Now it is time for the conclusion. I was the second speaker, sir. दूसरे देशों के साथ जो समझौते किए गए हैं और जो बायलैटरल एग्रीमेंट किया गया है या MOU साइन किया गया है, उसके बारे में भी पहले चर्चा की गई है। मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे सार्क हो गया या ब्रिक्स हो गया या बिम्स्टेक हो गया या कोलंबो प्लान हो गया, इन सारे माध्यमों से समन्वय का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार पूरी तरह से इस दिशा में प्रयत्नशील है कि कहीं भी किसी प्रकार से किसी भी देश के साथ जो समझौते के अभाव में या बायलैटरल एग्रीमेंट के अभाव में कोई ड्रग ट्रैफिकर छूटने नहीं पाए। ये तो सिर्फ और मैंने गृह मंत्रालय की ही बात की और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो मांग की कमी का प्रयत्न किया जा रहा है, मांग को कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन बनाया है, NAPDR। तो इसके तहत एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंसेस इन इंडिया पर एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित किया था। उसी के आधार पर उन्होंने अपनी नीतियाँ बाद में बनाई। इस कार्य योजना का उद्देश्य मादक द्रव्यों की मांग में कमी लाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार को राशि भी दी जाती है। राज्य सरकार के जरिए डी एडिक्शन सेंटर्स भी स्थापित किए जाते हैं। जागरूकता पैदा करने का भी कार्य किया जाता है, उपचार करने का भी कार्य किया जाता है, पुनर्वास की भी व्यवस्था का कार्य किया जाता है। IRCAS जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की, उसकी भी स्थापना करना इसी कार्य योजना का हिस्सा है और कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन भी इस योजना के तहत किया जाता है। अंत में नशा मुक्त भारत अभियान की चर्चा करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। नशा मुक्त भारत अभियान की घोषणा
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2020 में की और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना निश्चित रूप से किसी भी अभियान का ये पहला चरण होता है। जागरूकता लोगों के बीच में नहीं रहेगी, वो उसकी बुराइयों को नहीं समझेंगे तो शायद उस दलदल में भटक जाने के लिए प्रेरित होंगे। कितने जिलों में ये कार्य शुरू हुआ है और ये सारी चीज़ें विस्तृत रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अंत में मैं इस अभियान में लगे सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी से अपील करता हूं, सदन के माध्यम से देशवासियों से भी अपील करता हूं कि आप अपने को और अपने परिवार को ड्रग से दूर रखें और ये सुनिश्चित करें कि नशीले पदार्थों का दुरुपयोग न केवल आपके और आपके परिवार के द्वारा किया जाता है बल्कि समाज के द्वारा भी नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाए, क्योंकि ये समाज को खोखला बनाता है और इससे जो धन अर्जित होता है वो धन देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करता है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन अंत में मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उनके अथक प्रयास से आने वाली पीढ़ियों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। हम जो लिगेसी छोड़ के जाएंगे वो लिगेसी के चलते वो महफूज रहेंगे।